Welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. Students, let's continue with the exercise 14.5 chapter mathematical reasoning, which is chapter 14 class 11th maths NCERT student. ठीक है, तो इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग की लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 14.5। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है, P सच दैट इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 देन x इज 0 इज ट्रू बाय। ठीक है, अब हमें ये वैलिडिटी चेक करनी है स्टूडेंट कि अगर x एक रियल नंबर है जिसमें x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 है देन x इज 0 इज ट्रू बाय। हमें दिखाना है कि x 0 है, ट्रू x को 0 प्रूफ करना है, शो करना है फर्स्ट मेथड के थ्रू, डायरेक्ट मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड एंड कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड करेंगे। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में वैलिडिटी चेक करने के लिए 3 मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए थे स्टूडेंट, तो वहां पर मैंने आपको प्रॉपर स्टेप भी बताए हुए हैं। तो प्लीज एक बार उस वीडियो पे जाके आप उसको रितिका मैथमेटिक्स क्लास में और वाला मेरा लास्ट वीडियो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों मेथड्स का पूरा डिटेल में आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इसका यानी कि सॉल्यूशन में यहाँ पर देने वाली हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए नाउ अब सबसे पहले हम सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड की हेल्प से इसको शो करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट तो यही है मेरा, गिवन स्टेटमेंट तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो मेरा डायरेक्ट मेथड की हेल्प से मैं यहाँ पर शो करने वाली हूँ। तो गिवन स्टेटमेंट इज, जो मुझे दिया गया स्टूडेंट, गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर है, इफ x इज अ रियल नंबर, इफ x इज अ रियल नंबर such that x cube plus 4x equals to 0 then x is 0 true, then x is 0 is true। ठीक है, ये मेरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब वहां पर स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले हम कंपाउंड स्टेटमेंट को अपना लिख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप 2 होता है उसमें हम P और Q जो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट है उनको अलग अलग यहाँ पर लिख लिया जाता है। ठीक है, तो P एंड Q हमारा है। नाउ अब ये तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, गिवन स्टेटमेंट है, इफ x इज रियल नंबर सच दैट, ये हमें इक्वेशन दी गई है x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 देन इसको मैं अगर थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं इज ट्रू देन x इज इक्वल्स टू 0, यही तो बोला जा रहा है, x इज 0 इज ट्रू, यानी कि ये गिवन स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फॉर्म कौन सी है हमारी, इट इज ऑफ द फॉर्म इफ p then q, if p then q। ठीक है, if p ये वाला हमारा p स्टेटमेंट हो जाएगा एंड देन के बाद वाला q हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यानी कि p जो कंपोनेंट स्टेटमेंट होगा वो होगा x इज अ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 और q हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा, चलिए लिख ही लेते हैं। तो p स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, x इज अ रियल नंबर such that x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये तो हो जाएगा p स्टेटमेंट और q हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 q हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में हम एज्यूम कर लेते हैं कि p स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 होता है स्टूडेंट। डायरेक्ट मेथड में हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो p हमारा p स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इसको हम ट्रू एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ नाउ अब इसमें मैं स्टेप 3 हो जाएगा, एज्यूम दैट p इज ट्रू। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का स्टेप 3 है कि हम p को ट्रू, जो p स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट उसको हम ट्रू एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम p को ट्रू एज्यूम कर रहे हैं यानी कि मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ
कि x इज अ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 को मैं यानी कि इक्वल टू 0 को इस कंडीशन को मैं ट्रू एज्यूम कर लियो स्टूडेंट। तो यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिख लूं, p को मैंने ट्रू एज्यूम कर लिया है तो मैं इसका मतलब इसको ट्रू एज्यूम कर रही हूँ, यही तो p स्टेटमेंट है हमारा। तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। अब स्टेप 4 के लिए हमें चेक करना, सॉरी स्टेप 3 का ही पार्ट है, हमें देखना होता है कि हम p को तो ट्रू एज्यूम कर लेते हैं, पहले ही एज्यूम कर लेते हैं, q को हमें देखना होता है ट्रू है या फॉल्स है स्टूडेंट, ठीक है। अगर q भी ट्रू आ जाता है तो ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा वैलिड हो जाता है, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट होगा ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो अब q को हमें चेक करना, q क्या है कि x इक्वल्स टू 0, तो देखते हैं क्या x इक्वल्स टू 0 आता है या नहीं, ठीक है। तो p ट्रू मानने का मतलब ये मैंने 0 मैंने इक्वल मान लिया। नाउ टेक x कॉमन, तो ये हो जाएगा नाउ टेकिंग x कॉमन, सो x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। मैंने यहाँ से x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो जाता है कि x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यानी कि ये वाला तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 है, यानी कि q भी हमारा क्या है ट्रू हो जाता है स्टूडेंट। तो लिख लेते हैं, तो सिर्फ इस, ठीक है, तो q इज ट्रू हो गया हमारा। और q भी अगर देखिए p ट्रू एज्यूम था, ये ऑलरेडी एज्यूम्ड था, q हमारा ट्रू आ चुका है, इसका मतलब जो हमारा गिवन स्टेटमेंट होगा वो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। तो लास्ट लाइन हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी डायरेक्ट मेथड में कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो q ट्रू प्रूफ हो चुका है, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि हमने डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हमने बता दिया है कि ये हमारा स्टेटमेंट जो गिवन है वो यहाँ पर ट्रू हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टेप के साथ आप चलेंगे तो बहुत इजीली आप यहाँ पर कर पाएंगे इनको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप था कंपाउंड स्टेटमेंट, लिख लीजिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो कंपाउंड स्टेटमेंट की फॉर्म में ही होगा, उसको हमने लिख लिया। देन जो हमारे कंपोनेंट स्टेटमेंट है उनको अलग अलग लिख लीजिए स्टूडेंट। आफ्टर दैट एज्यूम कर लीजिए स्टेप 3 में कि p हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा, और साथ में q के लिए चेकिंग स्टार्ट कर दीजिए क्या q ट्रू है या नहीं, p को लेते हुए हमें चलना है और देखना है q ट्रू है या नहीं, ठीक है। अगर q भी ट्रू आ जाता है दैट मीन जो गिवन स्टेटमेंट था वो कंप्लीटली ट्रू हो जाता है, जैसा हमने यहाँ पर शो कर दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको यहाँ तक समझ में आ ही चुका होगा। अब ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड स्टूडेंट, ठीक। नाउ अब आ जाते हैं सेकंड, इसी स्टेटमेंट को अब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, शो करेंगे। तो चलिए नाउ तो डायरेक्ट मेथड हमने कर चुके हैं, तो इसको यहां से मैं हटा देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अब सेकंड मेथड में हम आ रहे हैं अपना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, तो सेकंड मेथड का यूज कर रही हूं मैं। नाउ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पे चलते हैं अब या मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी आप बोल सकते हो। इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट जो गिवन होता है उसको उतार लेते हैं स्टूडेंट, मतलब दो स्टेप तो सेम ही होते हैं, ठीक है। तो सेम वही हमारा जो स्टेटमेंट तो यही दिया है, मैं बार बार नहीं उतार रही हूँ। और जिसमें p स्टेटमेंट हमारा क्या है, x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये हमारा, और q हो गया यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट, q x इक्वल्स टू 0। तो ये दो p और q हमारे कंपोनेंट स्टेटमेंट है। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम एज्यूम करते हैं जो हमारा 3 स्टेप होता है स्टूडेंट, उसमें यानी कि थर्ड स्टेप में हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो q स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन सॉरी जो अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हमारा सेकंड है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन में हमेशा हम जो स्टेप थर्ड फॉलो, देखिए शुरू के 2 स्टेप तो आपके सेम होंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट की भी, कॉन्ट्रडिक्शन का भी और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का भी, चेंज होता है स्टेप 3 से, ठीक है।
अब जो स्टेप 3 है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में, हम स्टेप 3 में क्या लेते हैं कि P है ट्रू और Q क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा स्टेप 3 जो होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का, उसमें हम P को ट्रू लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ऑलरेडी, और Q को एज्यूम कर लेते हैं कि ये फॉल्स है। और फिर कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि अगर हमें कॉन्ट्रडिक्शन आंसर मिलता है दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट मैंने लिख लिए। नाउ आप कॉन्ट्रडिक्शन में मुझे एज्यूम करना होगा स्टेप 3 के अकॉर्डिंग, एज्यूम दैट P इज ट्रू। ठीक है, एज्यूम करना है P इज ट्रू एंड Q इज नॉट ट्रू। ये आपको हर क्वेश्चन में जहां पर आप कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको हर क्वेश्चन में एज्यूम करना होगा स्टूडेंट। एज्यूम दैट P ट्रू है और Q ट्रू नहीं है, यानी कि Q फॉल्स है। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज Q को हमने फॉल्स एज्यूम करा है स्टूडेंट, यानी कि हम ये नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि x 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, हम इसको फॉल्स मान रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि x 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब नाउ अगर हमारा नाउ x डज नॉट इक्वल टू 0 अगर हमारा यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, और ये 0 के इक्वल है, इसको तो हमने ट्रू लिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि x³ प्लस 4x इक्वल टू 0। ये तो हम ये P की कंडीशन है, तो P को तो हम ट्रू मान रहे हैं बट Q को ट्रू नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 कर लिया और इसको हम 0 लेते हुए चल रहे हैं। नाउ आप देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, नाउ इसमें से x से मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मुझे मिलेगा x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जहां पर x हमारा 0 के इक्वल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो यही है कि x 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो x² प्लस 4 डज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, ये वैल्यू किसी भी कंडीशन में 0 के बराबर नहीं हो सकती स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए ये पूरी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, लेकिन हमें पता है कि ये वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, इसको लिख लेते हैं फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब 0 कौन सी कंडीशन होगी, x से ही 0 होगा, तभी तो ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि x से ही 0 हो चुका है, तो हमने जो कंडीशन यहाँ एज्यूम की थी वो क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई स्टूडेंट। शो हो गया कि x 0 के बराबर है, जबकि हमने क्या मान लिया था कि x 0 के इक्वल नहीं है, बट यहाँ पर शो हो चुका है कि x 0 के इक्वल है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द एजम्पशन दैट, विच इज ऐसे लिख लीजिए, कॉन्ट्राडिक्शन टू द assumption that x does not equal to 0, जो हमने assumption अपना ले लिया था उसका कॉन्ट्राडिक्शन हमारा यहाँ पर शो हो चुका है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे यानी कि तो गिवन स्टेटमेंट, तो इसमें लिख लेते हैं हैंस the given statement is true, hence the given statement is true। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का स्टेप था। आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा स्टूडेंट। दो स्टेप तो सेम ही है, आपने कंपाउंड स्टेटमेंट लिखना है, देन उसका कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखना है, फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें एज्यूम कर लेना होता है कि P तो ट्रू था बट Q ट्रू नहीं है, Q जो भी होगा, ठीक है, वो हमेशा आपको फॉल्स एज्यूम करना है। तो हमने भी भाई फॉल्स एज्यूम किया, जिसके लिए हमने x डज नॉट इक्वल टू 0 ले लिया, बट हमने आगे चल और इसको हमने ट्रू लिया था, तो इसको हमने सॉल्व करते हुए हम चले, लास्ट में हमने देखा कि x तो 0 आ रहा है भाई, जो हमने माना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट है यानी कि वो हमारा ट्रू है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पड़ जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा हमारा जो हम जो भी मानेंगे उसका कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप, थर्ड वाले में आ जाते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड स्टूडेंट। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड भी सेम, दो स्टेप आपके सेम हैं। तो
ना थर्ड वाला देख लेते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बाकी सेम कंपाउंड स्टेटमेंट यही हो गया। पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मैं बार बार यहाँ पर इरेज कर जाती हूँ। इफ एक्स इज अ रियल नंबर सच दैट एक्स क्यू प्लस 4x इक्वल्स टू 0, पी एंड क्यू हमारा क्या है, एक्स इक्वल्स टू 0, ये वाला हमारा क्यू स्टेटमेंट है। ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, नाउ कॉन्ट्रापोजिटिव में हम चल रहे हैं, तो क्यू को हमेशा हमें क्या लेना होता है, फॉल्स लेना होता है, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में क्यू को आपको एज्यूम करना होता है कि ये फॉल्स है और पी के लिए चेकिंग करनी होती है, ठीक है। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं हम, एज्यूम दैट क्यू इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बोलिए या फॉल्स बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इसका मतलब दैट इज, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज एज्यूम दैट x डज नॉट इक्वल्स टू 0। हम यही एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये एज्यूम करते हुए p को चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये p हमारा क्या आ जाता है, अगर ये ट्रू, देखिए अगर ये p भी फॉल्स आ जाता है तो गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हमने q को तो फॉल्स एज्यूम किया ही है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव में अगर p भी फॉल्स आएगा तब हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, यानी कि दोनों का फॉल्स होना जरूरी है। तो एज्यूम कर लिया x डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसको लिख लेते हैं नाउ x तो 0 के बराबर नहीं है। अब इसकी चेकिंग करते हैं, क्या ये 0 के बराबर है या नहीं भाई। तो इसको मैं x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 मैं अगर ले रही हूँ यहाँ पर, तो इसमें से मैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, नाउ x तो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 4x डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो यानी कि ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो डज नॉट इक्वल लेकर के हम इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। नाउ अब यहां से एक्स क्यूब ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसको चेंज ऐसे कर लीजिए, देखिए x इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि q को हम यहाँ पर 0 नहीं ले, ठीक है, q को हम फॉल्स लेते हुए चल रहे हैं, तो x डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या इंप्लाई करता है स्टूडेंट कि x और x स्क्वायर प्लस 4 ये भी हमारा इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को स्प्लिट कर दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 4 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर q, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो आपका 0 नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन तो 0 नहीं हो सकती। मैं बार बार ये लिख रही हूँ, फॉर एनी रियल वैल्यू, और एनी रियल वैल्यू ऑफ x, ये भी आपकी 0, ये तो 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस 4x भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब तो p हमारा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो p इज नॉट ट्रू। अब आप देख लीजिए, हमने पहले x डज नॉट इक्वल टू 0 लिया, यानी कि q को मैंने फॉल्स एज्यूम किया, q को फॉल्स एज्यूम किया, तो मुझे इस कंडीशन यानी कि p को भी मुझे फॉल्स लाना था। तो आप p के स्टेटमेंट को देखते हुए यहाँ पर चलेंगे, तो आप p को भी फॉल्स लाएंगे, यानी कि हमें इस तरीके से स्प्लिट कर देना है, x को अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अलग कर लीजिए, डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, हमारे एजम्पशन से, और ये हो नहीं सकता है स्टूडेंट, ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 के इक्वल हो जाए, कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 के बराबर, तो मतलब ही नहीं है कि ये आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से ये पूरा स्टेटमेंट, अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 4x करती हूँ तो वो भी 0 के इक्वल नहीं है, जिससे शो होता है कि p हमारा फॉल्स है, यानी कि ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो यही हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो p इज नॉट ट्रू, सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, फुल स्टॉप, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.5 का, ठीक है।
नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइज है स्टूडेंट और लास्ट एक्सरसाइज है, तो बस जल्दी ही आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर भी कंप्लीट होने ही वाला है। एंड आई होप कि सभी चैप्टर्स में आपकी काफी स्ट्रॉन्ग कमांड अब बन चुकी होगी स्टूडेंट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज शो दैट द स्टेटमेंट for any real numbers a and b, for any real numbers a and b, a square is equals to b square। ठीक है, ये कंडीशन है, implies that a is equals to b is not true by giving a counter example, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको देखिए काउंटर एग्जाम्पल लेना है जो इस कंडीशन को फॉल्स प्रूफ कर दे। तो बहुत इजी है स्टूडेंट, आप अपनी जूनियर क्लासेस से भी इसको समझते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है शो दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी कैन टेक एनी रियल वैल्यू। स्टूडेंट तो ये कोई भी रियल नंबर्स है, आपको दिया गया है कि इन ए और बी के लिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, जो भी आप ए स्क्वायर ए लेंगे या बी लेंगे उनका स्क्वायर बराबर होगा। और ये इंप्लाई करता है कि ए इक्वल्स टू बी इज नॉट ट्रू। ठीक है, ए और बी की वैल्यू बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये ट्रू नहीं है बाय गिविंग अ काउंटर एग्जाम्पल। तो यानी कि हमको कह रहा है कि हमें शो करना है स्टूडेंट कि ए बी दो अलग अलग वैल्यू हैं। ठीक है, मतलब कि ए और बी जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ए जो है वही बी हो, और लेकिन उनका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो बहुत इजी सा यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे स्टूडेंट। अब आपको ये तो पता है भाई, किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर स्क्वायर यानी कि इवन पावर्स हो रही है ना, तो अगर मैं -2 ले लूं और दूसरी तरफ 2 ले लूं स्टूडेंट, ए को मैंने -2 ले लिया, बी को 2 ले लिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू तो भाई दोनों तरफ सेम आएंगी, लेकिन ए और बी इंडिविजुअली इक्वल नहीं है स्टूडेंट। ये -2 है, ये 2 है। तो बहुत अच्छा है काउंटर एग्जाम्पल, यानी कि किसी भी नंबर का निगेटिव और पॉजिटिव आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, आप -1 1 ले सकते हैं, -3 3 ले सकते हैं, यू कैन टेक। अब इसकी थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैं ले लेती हूँ लेट ए इज इक्वल टू 1 ले लिया स्टूडेंट मैंने। ठीक है, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। बी इज इक्वल टू -1 ले लिया भाई, तो ए स्क्वायर बराबर तो बी स्क्वायर यहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट ए डज नॉट इक्वल्स टू बी है। ठीक है, दोनों के स्क्वायर्स तो बराबर है, बट ए और बी इक्वल नहीं है। तो here the given statement is not true. Statement is not true. ठीक है, तो बस आप इतना अपना लिख के छोड़ दीजिए आंसर। बस इतनी सी बात थी स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि शो दैट, चलिए मैं इसको इरेज करके वापस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझ लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Show that the following statement is true by the method of contrapositive. By the method of contrapositive method की हेल्प से हमें स्टेटमेंट दिया जा रहा है स्टूडेंट। स्टेटमेंट है P है, इफ x इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड x स्क्वायर इज इवन,
and x square is even, then x is also even, then x is also even। तो ये स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर ट्रू शो करना है स्टूडेंट बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, ठीक है। तो चलिए ना उसको यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए तो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इफ एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। तो एक्स भी हमारा इवन ही, यानी कि इवन इंटीजर होगा। अब इंटीजर में आपके हर तरीके के नंबर है स्टूडेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड, इवन, यानी कि सभी तरीके के पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को ये कंटेन करता है ना इंटीजर। तो एक्स स्क्वायर हमें शो करना है कि इवन होगा। कैसा इवन, यानी कि ऑल्सो, तो एक्स भी इवन होगा, मतलब इंटीजर तो होगा, इवन इंटीजर होगा स्टूडेंट, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे वो भी इवन होगा। तो इसको कॉन्ट्रापोजिटिव की हेल्प से हमें शो करना है स्टूडेंट। अब कॉन्ट्रापोजिटिव में सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखा जाएगा, देन आपके दो जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो लिखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट कंपोनेंट स्टेटमेंट को अलग अलग नहीं लिख रही हूँ, तो मैं सीधे स्टेप थर्ड पे आ जाती हूँ। तो कॉन्ट्रापोजिटिव का जो स्टेप थर्ड है वो कहता है कि क्यू स्टेटमेंट को आप फॉल्स आपको लेना होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं। अच्छा चलिए मैं लिख लेती हूँ। तो P तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, तो मैं अलग से यहाँ पर R स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। तो लेट मेरा R स्टेटमेंट है x इज एन इंटीजर, R स्टेटमेंट है x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इवन। और R के बाद S जो दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो है x इज इवन, x इज इवन, ठीक है स्टूडेंट। तो R और S दो कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो जो S वाला यानी कि जो जिसको हम P या Q आप कहते हैं, तो जो सेकंड वाला है उसको हमें यहाँ पर फॉल्स लेना होता है। कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में हमें सेकंड को फॉल्स लेना होता है। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेती हूँ। तो लेट या इसमें एज्यूम लिख लेंगे कि एज्यूम, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव का थर्ड स्टेप फॉलो कर रही हूं मैं। एज्यूम S इज नॉट ट्रू, इसको हम ट्रू नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ठीक है, तो यानी कि x हमारा इवन नहीं है। तो मैं क्या ले रही हूं, डेट इज x इज नॉट इवन। अगर मैं S स्टेटमेंट को ट्रू नहीं मान रही हूँ स्टूडेंट, इसको मैं ट्रू नहीं मान रही हूँ, तो यानी कि मैं क्या मान रही हूँ कि x इवन नहीं है। तो मेरे हिसाब से यानी कि डेट इज x क्या होना चाहिए, 2n+1 कोई भी ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो एट x होना चाहिए 2n+1 होना चाहिए। तो अब इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 2n+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2n+1 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 4n+1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से हमने यहाँ पर ओपन कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ इसमें मैं यहाँ पर 4 को कॉमन ले सकती हूँ इन दो स्टेप के अंदर से। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n और यहाँ हो गया 1, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए स्टूडेंट की नाउ अब हम ये देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर है वो मेरे पास 4 यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 आया प्लस 1 आया स्टूडेंट। तो कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 है, चाहे 8 है, प्लस 1 कर लीजिए तो आपको 9 मिल जाएगा। 16 में प्लस 1 कर लीजिए आपको 17, यानी कि आपको क्या मिलता है, ऑड मिलता है। तो ये प्लस 1 होने के बाद ये इवन मल्टीपल था, प्लस 1 होते ये ऑड हो जा रहा है, ऑड हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा हमने जो ये लिया था, ठीक है, यानी कि जो P स्टेटमेंट है वो भी हमारा ट्रू नहीं है। एक्स स्क्वायर भी हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमें इवन दिया था स्टूडेंट और हमने शो कर दिया कि एक्स स्क्वायर इवन नहीं है, एक्स स्क्वायर ऑड है। इसका मतलब R स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉन्ट्रापोजिटिव में देखिए सेकंड वाले को तो हम फॉल्स पहले ही मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं।
और अगर पी यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी अगर फॉल्स आ जाता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब हमारा गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू। तो यही था हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। बस एक ही बात कहूंगे स्टूडेंट कि आप स्टेप्स के साथ चलिए। बस जो स्टेप मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं उनको आपको फॉलो करना है, डेफिनेटली फिर आप यहाँ पर इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बस यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में चलती हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक काउंटर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देना है। तो लिख लेते हैं पहले, बाय गिविंग अ काउंटर एग्जाम्पल, शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, शो दैट the following statement are not true। अब स्टेटमेंट कुछ जो गिवन है स्टूडेंट, फर्स्ट वन में गिवन है, पी स्टेटमेंट है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, if all the angles of a triangle are equal, then it is an obtuse angle triangle। ठीक है, are equal, then the triangle is an obtuse angle triangle, is an obtuse angle triangle। तो ये है स्टूडेंट, पी स्टेटमेंट हमें दिया है। तो चलिए पहले पी को ही हम यहाँ पर शो करते हैं कि ये ट्रू नहीं है। तो अब इसके लिए हमें स्टेटमेंट दिया है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से लेते हैं। तो मैं ले लेती हूँ, इसका सॉल्यूशन मैंने ले लिया कि लेट एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, मैंने ले लिया 90 प्लस अल्फा। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री प्लस अल्फा। मैंने एक एंगल कुछ ये मान लिया। ठीक है, एक किसी ट्रायंगल का एक एंगल मैंने मान लिया स्टूडेंट 90 डिग्री प्लस अल्फा। हमें बोला कि आप कुछ भी ले सकते हैं, कंडीशन ये कि तीनों एंगल सेम होने चाहिए। तो जब एक एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फा है तो 3 एंगल्स क्या हो जाएंगे? तो सम ऑफ 3 एंगल्स, तीनों सेम है। तो डायरेक्ट मेथड 30 डिग्री 90 प्लस अल्फा कर दीजिए, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा। तो सम ऑफ 3 एंगल्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट 270 डिग्री प्लस 3 अल्फा, यही तो होगा। ठीक है, 270 डिग्री प्लस 3 अल्फा। अब देखिए, आपको पता है स्टूडेंट एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए बस। उससे छोटा भी नहीं हो सकता, उससे ग्रेटर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और हमने क्या देखा कि अगर जब हमने 90 डिग्री प्लस अल्फा एज्यूम कर लिया स्टूडेंट, यानी कि एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात कर रहा था, तो मैंने एंगल भी इसलिए ऑब्ट्यूज एज्यूम किया। ऑब्ट्यूज मतलब जो होता है 90 से अबव है, 180 से स्मॉलर। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर एज्यूम कर लिया था। तो हमने देखा कि सम ऑफ 3 एंगल्स क्या निकल के आ गया? 270 प्लस 3 अल्फा। जबकि आपको पता है स्टूडेंट कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही हो सकता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो जब यहाँ पर तो 270 डिग्री तो ये आया प्लस 3 अल्फा और मोर प्लस मोर वैल्यूज और है, 3 अल्फा और है यहाँ पर वैल्यू। तो यानी कि ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, 270 ही अपने आप 180 से बड़ा है। तो विच इज, लिख लेते हैं, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। भाई ये वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी हो गई, तो
इसका मतलब क्या हो गया, आ ट्रायंगल, यानी कि बात क्या हो गई, फॉल्स हो चुकी है स्टूडेंट, वही हमें बताना था कि ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आ ट्रायंगल हैविंग इक्वल एंगल्स cannot be obtuse angle triangle, cannot be obtuse angled triangle, ठीक है स्टूडेंट। तो हर कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि अगर एंगल बराबर हैं तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही होगा, ऑलवेज इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डन। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, चलिए सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इट इज कि क्यू स्टेटमेंट के साथ दिया है कि द इक्वेशन x square minus 1 is equals to 0 does not have a root lying between, does not have a root lying between 0 and 2। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 डज नॉट हैव अ रूट लाइन बिटवीन 0 एंड 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो 0 एंड 2 के बीच में लाई नहीं करेंगे, तो ये हमें शो करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। तो द इक्वेशन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट क्या आ जाता है, हैज रूट एक्स इक्वल्स टू 1 आता है स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट क्या है, एक्स इक्वल्स टू 1 ही तो होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका रूट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, और जो लाई कर रहा है भाई 0 एंड 1 के बीच में, विच लाई, ठीक है, विच लाई बिटवीन 0 एंड 2। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो मतलब हमारा ये स्टेटमेंट भी, गिवन जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो लिख लेते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट डन। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच आर फॉल्स। अपने एक मतलब रीजन के साथ आपको ट्रू फॉल्स यहाँ पर बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, P such that each radius of circle is chord of the circle, each radius of a circle is chord of a circle। क्या ये बात सही है स्टूडेंट कि सभी रेडियस सर्कल की कॉर्ड होगी, ईच रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी सर्कल में जब आप कॉर्ड जो बनाते हो, कॉर्ड क्या करता है, तो सर्कमफ्रेंस पॉइंट को मीट करने वाली लाइन होती है, ठीक है, यानी कि सर्कमफ्रेंस पॉइंट को मीट करने वाली। अभी अगर मैं कॉर्ड बना दूं डायामीटर की, यानी कि सेंटर से जाने वाली कॉर्ड, तो ये भी होगी तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। लेकिन ये बोलता है क्या, रेडियस, तो रेडियस तो स्टूडेंट मतलब सर्कमफ्रेंस तो सर्कमफ्रेंस पॉइंट नहीं होते, रेडियस तो आपका होता है सेंटर टू सर्कमफ्रेंस पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो OA को यहाँ पर हम रेडियस बोलेंगे, यानी कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस का पॉइंट इज रेडियस। वाइल कॉर्ड इज क्या होगा, कॉर्ड क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं LM, तो मैं LM को कॉर्ड बोलूंगी,
LMS कॉर्ड, ठीक है, यानी कि इस तरीके की सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस मिलने वाली जो लाइन है, पॉइंट को मिलाने वाली सर्कमफ्रेंस है, वो कॉर्ड होगी। तो बिल्कुल भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, रेडियस तो आपका सेंटर से सर्कमफ्रेंस है, कॉर्ड आपकी सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ट्रू हो जाता है, सॉरी फॉल्स हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि फॉल्स। फॉल्स। अब रीजन आपको बोला जा रहा है तो ले लीजिए रीजन। द एंड पॉइंट्स, ठीक है, द एंड पॉइंट्स ऑफ रेडियस do not lie on the circle, ठीक है। तो इनके एंड पॉइंट तो लाई नहीं करते, therefore it is not a chord, therefore it is not a chord, chord नहीं हो सकती स्टूडेंट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट आपको बोला जा रहा है, क्यों कहता है द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच chord ऑफ द सर्कल। The center of circle bisects each chord of the सर्कल। अब गैस कीजिए क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है स्टूडेंट। तो ये कहता है कि द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट कि जो सर्कल होगा वो देखिए कॉर्ड तो यानी कि जरूरी नहीं है कि सेंटर से ही पास हो, केवल एक डायमीटर ही ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है। बाकी कॉर्ड तो जब सेंटर से पास ही नहीं हो रही तो बाइसेक्ट कैसे होगी स्टूडेंट सेंटर से। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स होती है कि ओनली डायमीटर ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास होगी, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। इसका रीजन दे देते हैं हम यहाँ पर कि ओनली डायमीटर्स। अब डायमीटर्स को क्यों बोला, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है स्टूडेंट, ठीक है। तो ओनली डायमीटर आर बाइसेक्ट एट द सेंटर, डायमीटर्स आर बाइसेक्ट्स एट द सेंटर, क्योंकि पास भी सेंटर से होता है। एंड अदर कॉर्ड्स do not pass through the center, therefore center cannot bisect them, ठीक है। पास ही नहीं होती तो बाइसेक्ट भी नहीं होगी स्टूडेंट। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट हमारे डन है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज आर। अब आर दिया है सर्कल ऑफ अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स। सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स। तो क्या ये बात सही है स्टूडेंट कि सर्कल एक पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स होगा? तो कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बात ट्रू है क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल और इलिप्स क्या होती है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ये सेम ही होती है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या होती है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो होती है हमारी, ठीक है। और अगर यहाँ पर बी और ए बराबर हो जाए तो फिर वो इक्वेशन किसकी बन जाती है, सर्कल की बन जाती है, ठीक है। तो व्हेन बी इज इक्वल टू ए हो जाए, ठीक है, यानी कि बी और ए अगर हमारे बराबर हो जाए तो इक्वेशन बिकम्स, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी को हम सर्कल की इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल।
विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बस इसीलिए, क्योंकि इलिप्स से हमारा सर्कल की इक्वेशन से ही जनरेट होता है, या आप कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स में ए और बी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं हमारे, अगर ये इक्वल हो जाए स्टूडेंट, तो उसके तो क्या हो जाएगा, उस केस में इक्वेशन ये बन जाती है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वापस से सर्कल की इक्वेशन ही मिलती है। तो यानी कि इलिप्स और सर्कल एक दूसरे से कोरिलेट हो जाते हैं, ठीक है, होते हैं। तो ये बात हमारी ट्रू होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है, एस स्टेटमेंट है, इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स सच दैट एक्स क्या है, वाई से बड़ा है, देन माइनस एक्स छोटा होगा माइनस वाई से, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात सही है स्टूडेंट। तो ये केस आपका ट्रू होता है, हमने पढ़ा भी है। अगर एक्स और वाई यानी कि कहने का मीन्स है, अगर 3 ग्रेटर होता है 2 से, तो -3 अपने आप छोटा हो जाएगा -2 से। तो वही बात यहाँ पर, बिल्कुल ये बात ट्रू है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा है, तो ट्रू है। तो बाय द रूल ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी, इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, कैसे, इंटीजर्स एंड x is greater than y, then minus x is less than minus y। एग्जाम्पल में आप दिखा सकते हैं स्टूडेंट, जैसे 3 is greater than 2 है, तो ये इंप्लाई करेगा कि -3 is less than -2 हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल से आपको और अच्छा यहाँ पर अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट, छोटे छोटे पार्ट है। नाउ लास्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फिफ्थ पार्ट है, स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है स्टूडेंट कि t है √11 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। तो बिल्कुल सही बात है, √11 ये हमारा रैशनल √11 इज, ये प्राइम नंबर की कैटेगरी है स्टूडेंट, ठीक है। ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है हमारा, ठीक है। तो या आप कह सकते हैं 11 प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, रैशनल के अंदर नहीं आता। तो इसके लिए हम, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, सिंस 11 इज अ प्राइम नंबर यानी कि जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ होता है। एक तो 1 होता है नंबर इटसेल्फ, यानी कि खुद वो अपना फैक्टर होगा। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ओनली विच इज ओनली 2 फैक्टर स्टूडेंट, ठीक है। तो 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो इससे क्या हो जाएगा कि देयरफॉर √11 क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। तो रैशनल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों, 11, क्योंकि प्राइम नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर का कभी भी अगर आप स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते स्टूडेंट, ठीक है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वही हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो बस यही था हमारा फिफ्थ पार्ट इसका। तो बस स्टूडेंट फॉल्स भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट, और एक्सरसाइज 14.5 हमारी और यहाँ पर पूरी कंप्लीट होती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द मिसलिनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो प्लीज स्टूडेंट, आई होप कि पूरा 11th क्लास का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होने की ओर है। तो आप लोगों को मीन्स काफ़ी हेल्प मिली होगी, ये मेरे को पूरी होप है। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट रितिका मैथमेटिक्स क्लास को अपने क्लासमेट्स एंड ऑल के साथ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।